डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं सिंपल डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की। देखिए स्टूडेंट्स, सिंपल डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में बेसिक डिफरेंस हमें पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप जानते हैं सिंपल डिस्टिलेशन में कोई भी दो लिक्विड जिनके बॉइलिंग पॉइंट में 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा का डिफरेंस होता है तो हम सिंपल डिस्टिलेशन का यूज़ करते हैं, और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज़ हम तब करते हैं जब दो लिक्विड में बॉइलिंग पॉइंट में 25 डिग्री सेंटीग्रेड से कम का डिफरेंस होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एसीटोन है, यहाँ पर बेंजीन है। एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट है 329 केल्विन और बेंजीन का है 353 केल्विन। इनमें अगर हम डिफरेंस करें तो डिफरेंस आ रहा है 24 केल्विन, यानी कि 25 केल्विन यानी कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड से कम का डिफरेंस है, तो हम यूज़ करेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में ये जो राउंड बटम फ्लास्क है इसके टॉप पर यहाँ पर ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम लगा होता है, और अगर हम यहाँ पर सिंपल डिस्टिलेशन की बात करें तो यहाँ पर आपको ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम नज़र नहीं आएगा, ठीक है। और दोनों के डायग्राम आपको बिल्कुल सिमिलर नज़र आएंगे। ये देखिए, ये सिंपल डिस्टिलेशन का डायग्राम आपको यहाँ नज़र आ रहा है, और यहाँ पर आपको ये देखिए ये फ्रैक्शनेटिंग यानी कि ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम आपको यहाँ नज़र आ रहा है, और ये है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का डायग्राम। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है इसका यूज़ कहाँ किया जाता है? तो इसका यूज़ होता है क्रूड ऑयल के प्यूरिफिकेशन में, और अगर हम सिंपल डिस्टिलेशन की बात करें तो इसका यूज़ होता है सी वाटर के प्यूरिफिकेशन में। ये एक जनरल सा एग्जाम्पल मैंने दिया है। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये कौन कौन से एपरेटस सिंपल डिस्टिलेशन में यूज़ होते हैं, या फिर अगर हम यहाँ पर ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की बात करते हैं तो इसमें कौन कौन से एपरेटस यहाँ यूज़ होते हैं उनके बारे में हम जानते हैं। अगर हम यहाँ पर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की बात करें तो यहाँ पर आपको ये देखिए राउंड बॉटम फ्लास्क से नीचे यहाँ पर आपको ऑयल बाथ नज़र आ रहा है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको ऑयल बाथ दिख सकता है, यहाँ पर आपको सैंड बाथ दिख सकता है, यहाँ पर आपको ये वाटर बाथ भी दिख सकता है। तो हम बात करें ऑयल बाथ और सैंड बाथ की, तो जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा का टेम्परेचर हमें ज़रूरत होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा हमें टेम्परेचर की ज़रूरत होती है तो हम सैंड बाथ और ऑयल बाथ का यूज़ करते हैं। और जब हमें 100 डिग्री सेंटीग्रेड और इससे कम की ज़रूरत होती है तो हम वहाँ पर वाटर बाथ का यूज़ करते हैं। एक बार फिर से स्टूडेंट्स देखिए, ये जो राउंड बटम फ्लास्क है इसके नीचे यहाँ पर ऑयल बाथ या सैंड बाथ या फिर वाटर बाथ आ सकता है। अगर यहाँ पर ऑयल बाथ और सैंड बाथ का यूज़ हो रहा है तो उस रिएक्शन में हमें टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा की ज़रूरत हो रही है, और अगर यहाँ पर वाटर बाथ है तो हमें वहाँ पर टेम्परेचर 100 डिग्री या फिर इससे कम की ज़रूरत हो रही है, ठीक है। अब यह है फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम जो है इसलिए यूज़ होता है ताकि यहाँ से जो वेपर्स निकलती हैं, वोलेटाइल वेपर्स जो निकलती हैं, उसके फ्लो को ये अपोज करता है, ठीक है। अभी हम इसको डिस्क्राइब करेंगे जब हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की बात करेंगे। अभी तो मैं एपरेटस के बारे में बता रहा हूँ। यहाँ पर ये वाटर कंडेंसर है, और वाटर कंडेंसर में यहाँ से वाटर इनलेट होता है और यहाँ से वाटर आउटलेट होता है। इस वाटर का फ्लो हमें कंटिन्यू रखना पड़ता है। जब हम इस प्रोसेस को कंटिन्यू रखते हैं तब ये है थर्मामीटर जो टेम्परेचर को मेज़र करता है, और डियर फ्रेंड्स ये है रिसीवर जिसमें हम लिक्विड को या उसकी वेपर को हम यहाँ पर रिसीव करते हैं, ऑब्टेंड करते हैं। और एक बात स्टूडेंट्स
ये एडॉप्टर यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, एडॉप्टर का यूज़ वहाँ होता है जब दोनों ग्लास वेयर को जॉइंट करने के लिए हम इस एडॉप्टर को यूज़ करते हैं। देखो, ये वाटर कंडेंसर है और यहाँ पर ये रिसीवर है। अब ये दोनों को ज्वाइन करना है तो हम यहाँ पर एडॉप्टर को यूज़ करते हैं, यानी इन दोनों ग्लास वेयर को ज्वाइन करने के लिए हम एडॉप्टर का यूज़ करते हैं। और ये एडॉप्टर इस तरह का होता है जिससे कि यहाँ पर जो गैस आए या लिक्विड आए वो इसमें इजीली आ जाए। ठीक है, तो एक बार फिर से क्लियर करूँ स्टूडेंट्स, एडॉप्टर का यूज़ हम दोनों ग्लास वेयर को ज्वाइन करने के लिए करते हैं और इस एडॉप्टर में जो भी यहाँ से लिक्विड और गैस आता है उसका फ्लो यहाँ पर इजी हो जाए, इसलिए हम एडॉप्टर का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब ये तो मैंने आपको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के जो एपरेटस है उनके बारे में मैंने बताया। ठीक है, और बर्नर के बारे में तो डियर स्टूडेंट्स आप जानते ही होंगे। ठीक है, अब हमारी जो शुरुआत होगी स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम करेंगे सिंपल डिस्टिलेशन से। देखिए स्टूडेंट्स, सिंपल डिस्टिलेशन में भी एक बार फिर से मैं आपको इनके बारे में, एपरेटस के बारे में बता दूं। ये बर्नर और यहाँ पर ये वायर गेज है जिसको हम तार की जाली बोलते हैं, और ये राउंड बटन फ्लास्क है, ये थर्मामीटर है, और यहाँ पर ये वाटर कंडेंसर है, ये एडॉप्टर है और ये रिसीवर है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हमेशा याद रखिए, सिंपल डिस्टिलेशन में हम कोई भी दो ऐसे लिक्विड लेते हैं जिनके बॉइलिंग पॉइंट में 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा का डिफरेंस होना चाहिए, तब हम सिंपल डिस्टिलेशन को यूज़ करते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं ये एनिलीन है जिसका बॉइलिंग पॉइंट है 457 केल्विन, और ये क्लोरोफॉर्म है जिसका बॉइलिंग पॉइंट है 334 केल्विन, और इनके बॉइलिंग पॉइंट का जो डिफरेंस यहाँ पर नज़र आ रहा है वो है 123 केल्विन। तो हम एनिलीन और क्लोरोफॉर्म इन दोनों को सिंपल डिस्टिलेशन के थ्रू रिसीवर में अलग अलग ऑब्टेन करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमको पता है कि ये एनिलीन और क्लोरोफॉर्म इसका मिक्सचर हमको इम्प्यूरिटी के साथ मिलता है। तो हमने सबसे पहले इस मिक्सचर को इस राउंड बॉटम फ्लास्क में रख लिया इस वायर गेज पर, और फिर हमने यहाँ पर थर्मामीटर, वाटर कंडेंसर, एडॉप्टर और रिसीवर लगा दिया। जब हम इसको हीट करते हैं तो स्टूडेंट्स एक बात हमेशा ध्यान रखें कि जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है वो मोर वोलेटाइल होता है, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है वो लेस वोलेटाइल होता है। ठीक है, एक बार फिर से, जिसका यानी जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है वो मोर वोलेटाइल होता है, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है वो लेस वोलेटाइल होता है। मोर वोलेटाइल से मतलब वो जल्दी वेपर्स बना लेता है, लेस वोलेटाइल से मतलब वो देर से वेपर्स बनाता है। तो अब हमने क्या कर रखा है, एनिलीन और क्लोरोफॉर्म का मिक्सचर को इस राउंड बॉटम फ्लास्क में लिया। जब इसको हम हीट करते हैं तो जिस क्लोरोफॉर्म का जिसका कि बॉइलिंग पॉइंट कम है वो सबसे पहले वेपर्स फॉर्म में आता है, और इस वाटर कंडेंसर के थ्रू वो वेपर्स कूल होती है, और रिसीवर में हम उसको लिक्विड फॉर्म में ऑब्टेन कर लेते हैं। किसको? क्लोरोफॉर्म को। फिर हम इस रिसीवर को यहाँ से हटा लेते हैं क्योंकि हमें क्लोरोफॉर्म ऑब्टेन हो चुका है। फिर हम यहाँ पर दूसरा रिसीवर लगाते हैं, और यहाँ पर ये जो राउंड बॉटम फ्लास्क है इसका हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं। जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा कि जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, जैसे ये एनिलीन 457, ये वेपर्स फॉर्म में आ जाएगा। जब ये वेपर्स बनाएगा तो इसकी वेपर्स वाटर कंडेंसर के थ्रू कूल होकर हमें रिसीवर में ऑब्टेन हो जाएंगी। हम इस रिसीवर को भी अलग कर लेंगे जिसमें कि हमको एनिलीन मिल चुका है। अब जो भी इम्प्यूरिटी होती हैं, नॉन वोलाटाइल इम्प्यूरिटी वो इस राउंड बॉटम फ्लास्क में ही रह जाती है। इसमें डियर स्टूडेंट्स एक प्रिकॉशन की हम बात कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब हम दो लिक्विड्स को, जिसका कि हमको सिंपल डिस्टिलेशन करना है,
उसमें अगर बम्पिंग हमें रोकना है तो हम ग्लास बीड का यूज़ करते हैं, यानी कि इसमें हम कांच के कंचे या कांच के टुकड़े डाल देते हैं जिससे लिक्विड की बम्पिंग नहीं हो पाती है। तो अभी हमने स्टूडेंट्स जिसकी बात की वो है सिंपल डिस्टिलेशन, और सिंपल डिस्टिलेशन का यूज़ सबसे ज़्यादा जो है सी वाटर के प्यूरिफिकेशन में किया जाता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ये जो आपने देखा ये सिंपल डिस्टिलेशन, हम एक बार फिर से बात करें, सिंपल डिस्टिलेशन का यूज़ तब होता है जब दो लिक्विड्स के बॉइलिंग पॉइंट में 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा का डिफरेंस होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, बात कर रहे हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की, और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हम तब यूज़ करते हैं जब दो लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट में 25 डिग्री सेंटीग्रेड से कम का डिफरेंस होता है, तब हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से उन दोनों लिक्विड को हम सेपरेट करते हैं, अलग अलग करते हैं। अब बात स्टूडेंट्स ये आती है कि ऐसे दो लिक्विड जिनके बॉइलिंग पॉइंट में 25 डिग्री सेंटीग्रेड से कम का डिफरेंस है, तो क्या उसे हम सिंपल डिस्टिलेशन से सेपरेट कर सकते हैं? तो आंसर मिलेगा नहीं। क्यों नहीं कर सकते? तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर हम ऐसे दो लिक्विड जिनके बॉइलिंग पॉइंट में 25 डिग्री सेंटीग्रेड से कम का डिफरेंस है, उन्हें जब हम राउंड बॉटम फ्लास्क में लेंगे तो दोनों को जब हम हीट करेंगे तो दोनों सेम टेम्परेचर पर, अप्रॉक्सीमेटली सेम टेम्परेचर पर दोनों वोलाटाइल हो जाएंगे और वेपर्स का फॉर्मेशन कर लेंगे। फिर कंडेंसर के थ्रू वो कंडेंस हो जाएंगे, इस रिसीवर में वो लिक्विफाई हो जाएंगे। यानी कि उसका कोई मीनिंग ही नहीं निकला। आपने यहाँ से उन दोनों लिक्विड को वेपोराइज किया, वेपर्स फॉर्म से वो यहाँ पर कंडेंसर से कंडेंस हो गए और वापस से लिक्विड फॉर्म में यहाँ आ गए। यानी कि ये दो लिक्विड यहाँ से निकले वापस यहाँ आ गए, तो अलग तो हुए ही नहीं ना। क्यों नहीं हुए? क्योंकि दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, तो उसे हम सिंपल डिस्टिलेशन से सेपरेट आउट नहीं कर सकते हैं। ऐसे लिक्विड को हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से ही अलग करते हैं, क्योंकि इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है डियर स्टूडेंट्स ये फ्रैक्शनलिटिक कॉलम। ये जो फ्रैक्शनलिटिक कॉलम है ये कुछ इस तरह का होता है जो दोनों लिक्विड की वेपर्स को ऊपर जाने से प्रिवेंट करता है, ऊपर जाने से रोकता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर मान लो यहाँ पर ये राउंड बॉटम फ्लास्क है। इस राउंड बॉटम फ्लास्क में हमने एसीटोन जिसका बॉइलिंग पॉइंट 329 केल्विन है और दूसरा बेंजीन जिसका बॉइलिंग पॉइंट 353 केल्विन है, इन दोनों को हमने इस राउंड बॉटम फ्लास्क में ले लिया। अब राउंड बॉटम फ्लास्क में लेने के बाद इस राउंड बॉटम फ्लास्क को हमने ऑयल बाथ या सैंड बाथ पर रख दिया। फिर इसके टॉप पर हमने फ्रैक्शनलिटिक कॉलम लगा दिया, ऊपर थर्मामीटर, यहाँ पर ये वाटर कंडेंसर, ये एडॉप्टर और डियर स्टूडेंट्स ये है रिसीवर। ठीक, अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, जब बर्नर से इसको हीट करते हैं तो यहाँ पर दो लिक्विड है, एक एसीटोन है और एक बेंजीन है। अब आप जानते हैं जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कब होता है वो मोर वोलाटाइल होता है और जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है वो लेस वोलाटाइल होता है, यह आप जानते हैं। अब लेकिन यहाँ पर दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में बहुत कम डिफरेंस है, तो दोनों लिक्विड्स यहाँ से वेपर्स का फॉर्म तो कर लेते हैं और ये वेपर्स ऊपर की तरफ जाती हैं। तो जो मोर वोलाटाइल है वो ऊपर की तरफ तो जाते ही है, साथ में जो लेस वोलाटाइल है वो भी उसके साथ चला जाता है। मोर वोलाटाइल के साथ लेस वोलाटाइल की जो क्वांटिटी होती है वो बहुत कम क्वांटिटी होती है।
अब ये दोनों ही वेपर्स जब ऊपर की तरफ जाती है तो जो मोर वोलेटाइल है वो और जो लेस वोलेटाइल है, तो लेस वोलेटाइल ऊपर जाने तक, इस फ्रैक्शनलिटी कॉलम में ऊपर जाने तक वो कूल हो जाती है, और कूल होने के बाद वो इस राउंड बटन फ्लास्क की ओर वापस आने लग जाती है, और जो मोर वोलेटाइल है वो इस कंडेंसर के थ्रू इस वाटर कंडेंसर में आगे मूव करती है, जहाँ पर ये कंडेंस होकर या रिसीवर में आ जाती है। एक बार फिर से मैं इस बात को क्लियर करूं। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि यहाँ पर दो लिक्विड है। सपोज यहाँ पर ए और ये यहाँ पर है सी। ए यहाँ पर एसीटोन के लिए और यहाँ पर बेंजीन के लिए हम बी को यूज़ कर लेते हैं, ये बेंजीन। ठीक, एसीटोन के लिए ए और बेंजीन के लिए बी। अब देखिए एसीटोन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 329, यानी कि ये बॉइलिंग पॉइंट इसका कम है, तो ये है मोर वोलेटाइल। तो यहाँ लिख देते हैं ये है मोर वोलेटाइल। और बेंजीन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा है 353, ये है लेस वोलेटाइल। तो ये क्लियर हो गया आपको कि जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है वो लेस वोलेटाइल होता है, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है वो मोर वोलेटाइल होता है। अब ये दोनों के दोनों जब ये ऊपर की तरफ जाती है तो ये जो फ्रैक्शनलिटी कॉलम है ये कुछ इस तरह का होता है जो इन दोनों वेपर्स को ऊपर जाने से अपोज करता है, ऊपर जाने से रोकता है। जैसे आप यहाँ पर देखें कि जैसे ये दोनों गैस जब इस तरह से जा रही है यहाँ से, तो इसको इस तरह से मैंने अपोज कर दिया। ठीक है, तो दोनों गैसेस जब यहाँ से टकराएंगी, टकराने के बाद ये गैस ऊपर की तरफ आएगी, फिर इधर जाएगी, फिर एक बार फिर से मैं इसको यहाँ से टकरा देता हूँ, तो यहाँ पर ये गैसेस फिर से दोनों ऊपर की तरफ जाएगी। अब ऊपर तो डायरेक्ट जा नहीं पा रही है, टकराने के बाद अब गैसेस क्या होगी, इस तरफ आएगी। ठीक है, फिर इसके बाद जब गैसेस ऊपर की तरफ जाएगी तो फिर से इसके जो वे है उसको मैं रोक देता हूँ। यहाँ पर मैंने रास्ते को इसको बना दिया। अब ये गैसेस यहाँ पर जाएगी और ऊपर कोलिजन होगा, और यहाँ पर ये कोलिजन करके अब ये नीचे इस तरफ जाएगी। ठीक है, कुल मिलाकर के ये जो मैंने आपको वे बनाया, ये वे इस तरह से बनाया है कि यहाँ से जो गैसेस जा रही है वो डायरेक्ट नहीं जा रही है, इस तरफ नहीं जा रही है डायरेक्ट, ये ऐसे नहीं जा रही है। इनको मैंने क्या कर दिया है, इनको गैसेस को जाने के लिए मैंने प्रिवेंट करता रहा मैं। देखिए यहाँ पर एक बार प्रिवेंट किया, फिर गैस यहाँ पर कोलिजन करेगी, फिर उसके बाद में मूव करेगी इस तरफ, फिर एक बार फिर से कोलिजन करेगी, फिर मूव करेगी इस तरफ, फिर से एक बार कोलिजन करेगी। कहने का मतलब ये है कि गैसेस को, यानी कि जो वोलेटाइल जो लिक्विड्स हैं, ठीक है, उनकी वेपर्स को हम डायरेक्ट यहाँ पर नहीं जाने दे रहे, यहाँ से यहाँ नहीं जाने दे रहे, हम उसको रोक रोक करके ऊपर की तरफ जाने दे रहे हैं। जिससे क्या हो रहा है, जिससे ये हो रहा है कि जिसकी जो मोर वोलेटाइल है वो तो इस फ्रैक्शनलिटी कॉलम से ऊपर की तरफ चला ही जाएगा, लेकिन जो लेस वोलेटाइल है वो यहाँ पर कूल हो जाएगा, और कूल होकर के क्या होगा, वो लिक्विड फॉर्म में धीरे 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 वापस से इस राउंड बटन फ्लास्क में आ जाएगा। इस तरह से क्या होगा कि जो मोर वोलेटाइल है वो हमें रिसीवर में ऑप्टेड हो जाएगा, और जो लेस वोलेटाइल है वो इस राउंड बटन फ्लास्क में ही रह जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हम इस रिसीवर में जो कि मोर वोलेटाइल है उस लिक्विड को हम यहाँ से हटा लेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो एसीटोन और बेंजीन दोनों लिक्विड को हमने लिया था। यहाँ पर एसीटोन क्या है, यहाँ पर मोर वोलेटाइल है, तो रिसीवर में हमको मोर वोलेटाइल ऑप्टेड हो चुका है। अब लेस वोलेटाइल इस राउंड बटन फ्लास्क में ही रहेगा। हम क्या करेंगे, इसके टेम्परेचर को राइज कर देंगे। जब राइज करेंगे तो जो लेस वोलेटाइल है वो भी वेपर्स बना लेगा, और फिर उसकी जो वेपर्स है कंडेंसर के थ्रू कूल हो जाएगी, कंडेंस हो जाएगी, और
रिसीवर में ऑप्टेड हो जाएगी। इस तरह से हमको जो जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है यानी 353 बेंजीन वाला, उसको भी हम रिसीवर में ऑप्टेड कर लेंगे, क्योंकि पहले जो हमने ऑप्टेड किया था वो एसीटोन था। अब जब हमने टेम्परेचर को राइज किया तो वो बेंजीन था, उसको भी हमने रिसीवर में ऑप्टेड कर लिया। इस तरह से हमने दोनों लिक्विड को अलग अलग रिसीवर में ऑप्टेड कर लिए, और जो भी इम्प्योरिटी रहेगी वो इस राउंड बॉटम फ्लास्क में रहेगी। तो ये अभी जो आपने स्टूडेंट्स पढ़ा, ये क्या था? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। देखिए डियर स्टूडेंट्स, आपकी क्लास कोई सी भी हो, चाहे 11th क्लास हो, 12th क्लास हो, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हमेशा यूजफुल होता है, ठीक है।